हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को हिंदी से नागपुरी में अनुवाद करने के लिए कुछ गद्यांश दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिलेबस में भी पढ़ना है। भाग 6 अगर सिलेबस निकालिएगा तो उसके भाग 6 में आपको हिंदी से नागपुरी अनुवाद करो ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 7 मार्क्स के लिए ही रहते हैं। अगर आप हिंदी से नागपुरी में अनुवाद अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस स्ट्रांग हो रहा है, तो इसीलिए पैरेलली हमारी टीम के द्वारा आपको हिंदी से नागपुरी में अनुवाद करने के लिए भी बतलाया जा रहा है। एक स्टैंडर्ड वे आपको बतलाया जा रहा है। भाग क जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। एक पोर्शन ऑलरेडी नागपुरी जेपीएससी मेंस का कंप्लीट किया जा चुका है। आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लास्ट क्लास में जैसे कि आप लोग को बताया गया था, हिंदी से नागपुरी के लिए गद्यांश दिया गया था और उसके साथ ही एक होमवर्क दिया गया था। उसको ये आपके सामने रख दिया जा रहा है। जैसे कि ये गद्यांश था, हेठे देवल गद्यांश कर नागपुरी में अनुवाद करूं, जिसमें कि लिपि से संबंधित कुछ आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, देखिए इस तरह के जैसे कि अनुवाद को या फिर इस तरह के सेक्शन को इसलिए हम लोग टच कर रहे हैं क्योंकि आपको देवनागरी भाषा का उद्भव और विकास ये आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो देवनागरी भाषा से संबंधित अगर आप इसी तरह का प्रैक्टिस भी कीजिएगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है, मतलब कि इस तरह के जो गद्यांश दिए जाते हैं उसका एकमात्र रीजन यही रहता है कि ये देखिए थोड़ा सा टफ है। नागपुरी में अनुवाद करने के लिए थोड़ा सा ये आपको टफ लगेगा, लेकिन इसी का उपयोग आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो गद्यांश है इसको हम लोग तोड़ के आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये गद्यांश है, इसको एक एक लाइन एक एक स्टैंजा में आप लोग के सामने रखा जा रहा है। जैसे लिपि खुद में भाषा नहीं होती, पर वह भाषा को लिखने का माध्यम जरूर होती है। तो इसको नागपुरी में कैसे लिखेंगे कि लिपि आपन में भाखा नहीं होवेला। देखिए जैसे यहां पर भाखा लिखे हैं ना, आप लोग भाषा भी लिखिएगा लेकिन दंत स लिखेंगे। इन जनरल भाखा लिखिएगा, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, भाखा नहीं होवेला, मुदा उ भाखा के लिखे का माध्यम जरूर होवेला। ठीक है, ये होगा। आप लोग को एक बात और भी बतला दिया जाए कि जो पूछा जा रहा है बस वही लिखिए, अपने तरफ से कोई शब्द को ऐड मत कीजिए। क्योंकि लास्ट क्लास का जो एक आंसर राइटिंग एक आया था हम लोगों का, उसमें हम देखे थे कि वो अपने अंदाज से, मतलब अपने तरीके से कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं। देखिए ये कंप्लीट ट्रांसलेशन है, तो उसमें आप अपना एक्स्ट्रा शब्द, अपना एक्स्ट्रा जो उसको क्या बोलेंगे वर्ड है, उसका यूज मत कीजिए। जो है उसको अगर आप नागपुरी में वो शब्द आप खोज पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खोज पा रहे हैं तो एज इट इज लिख दीजिए। जैसे कि यहां पर माध्यम लिखा हुआ है, ठीक है, माध्यम, तो यहां पर माध्यम होगा। ठीक है, ये आधा नहीं होगा, माध्यम इस तरह से लिखाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है कि कोई शब्द है जिसका नागपुरी वर्ड आपको उस समय दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी में ही लिख दीजिए। बस संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बचिए, तलव्य श का प्रयोग से बचिए। ठीक है, ये सब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, यही कारण है कि एक लिपि में थोड़े बहुत हेर फेर के साथ कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं और एक भाषा में भी कई लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है, इसको नागपुरी में कैसे लिखेंगे कि एहे कारण है के, कि यहां पर जैसे है के लिखे हैं ना, यहां पर एहे कारण है भी लिख सकते हैं आप लोग। ह या है, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं ह या है। ठीक है, ठीक है के जगह पे है का प्रयोग कीजिएगा तो वो ज्यादा साहित्यिक रूप से थोड़ा सा ना सुटेबल होता है। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग हेके ही बोलते हैं। ठीक है, कि यह कारण है कि एक लिपि में तनी मनी हेर फेर करके कई गो भाखा मन के लिखल जा सकेला और एक भाखा के भी कई ठो लिपि मन से लिखल जा सकेला। अब देखिए ये जो आपको दिया गया है ना, ये लाइन को आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि नागपुरी के साहित्यिक रूप में लिखे के लिए देवनागरी लिपि कर प्रयोग काले भेला काले होवेला, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बांध के दिया आपको,
एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि देवनागरी लिपि कर प्रयोग नागपुरी भाषा में करल जा सकेला या हो सकेला, इस तरह से भी क्वेश्चन तो फ्रेम किया जा सकता है ना। काले देवनागरी लिपि कर प्रयोग करल जाएला, कैथी के काले नहीं करल जाएला, बांग्ला के काल नहीं करल जाएला, ऐसे करके भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप इस तरह का ये पॉइंट को एकदम डायरेक्ट उठा सकते हैं कि एक लिपि में तनी मनी हेर फेर करके कै गो भाखा मन के लिखल जा सकेला। जैसे देवनागरी में आप लोग, हम लोग हिंदी भी लिखते हैं, नागपुरी भी लिखते हैं, भोजपुरी भी लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। मतलब एक लिपि से कई भाषाओं को लिखा जा सकता है। उसी बात को देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तनी मनी हेर फेर करके कै गो भाखा मन के लिखा जा सकेला, और एक भाखा के भी कै ठो लिपि मन से लिखल जा सकेला। समझ रहे हैं? तो इस चीज का ये एक पॉइंट है। आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि जो होता है ना वो बाएं से दाएं लिखा जाता है, जिसको आबूदीप कहते हैं। आबूदीप का मतलब होता है दाएं से बाएं जिसको लिखा जाता है ना, जो कि अर्धमागधी प्रकृति का भी होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि नागपुरी भाषा जो है ना वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा से निकली भाषा है। अब अर्धमागधी क्या होता है दिमाग में रखना। मथुरा से लेके पाटलिपुत्र, फिर से मथुरा से लेके पाटलिपुत्र के बीच के क्षेत्र में जो भी भाषाएं बोली गई, ठीक है, उसको अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा बोली जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब कुछ पॉइंट ये सब दिमाग में रखना है हमेशा से। तो हम लोग फिर से बैक टू अपना देखिए, होता क्या ना, पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि भाई थोड़ा सा और बतला दे, थोड़ा सा और बतला दे, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए कि यही कारण है कि एक लिपि में बहुत हेर फेर के साथ कई भाषाएं लिखी जाती हैं। उसका रूपांतरण नागपुरी में कुछ इस तरह से किया गया। आगे फिर से बढ़े। भाषाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार लिपि अथवा लेखन व्यवस्था का विकास करती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? भाखा अपन जरूरत कर अनुसार लिपि या लेखन व्यवस्था कर विकास करेला। देख रहे हैं व्यवस्था कैसे लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर विकास करेला। चलिए आगे बढ़े। उदाहरण के लिए नागपुरी की लिपि देवनागरी है और लेखन की आधारभूत इकाई लेखिम है। लेखन व्यवस्था लेखिमों के एक सेट से बनती है। यहां पर देखिए पूरा भाषा विज्ञान को आपके सामने रखा गया है पॉइंट को। इसको नागपुरी में कैसे लिखेंगे? उदाहरण ले नागपुरी कर भाखा देवनागरी है के लेखन कर आधारभूत इकाई लेखिम है और लेखन व्यवस्था लेखिम कर एक सेट से बनेला। देखिए सेट को सेट एज इट इज, यही तो बतलाता है कि नागपुरी कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है। किसी भी भाषा को लिया जा सकता है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर बीपी केसरी जब नागपुरी भाषा का विकास और नागपुरी भाषा साहित्योत्तर ऐसे करके एक बुक है, वो दोनों में इन लोग बतलाए हैं कि देखो भाई डायरेक्ट भी किसी अंग्रेजी वर्ड को हम लोग ले सकते हैं नागपुरी में, ठीक है। तो इसमें देखिए यहां पर क्या है कि लेखन व्यवस्था लेखिमों के एक सेट से बनती है। तो इसमें क्या, लेखन व्यवस्था लेखिम कर एक सेट से बनेला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। लिपि में शामिल लेखिमों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से नियमों के तहत प्रयोग में आते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे कि लिपि में मिसाल, देख रहे हैं कैसे शामिल को कैसे लिखा गया है, लिपि में मिसाल या फिर लिपि में मिलन, ठीक है। नहीं तो फिर मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा, मिसाल मिलन ये वर्ड आइए नहीं रहा दिमाग में, तो शामिले लिखिएगा, बस इसको दंत सा कर दीजिएगा। हम आपको बस टेक्निक और ट्रिक बतला दे रहे हैं, ठीक है। जैसे लिपि में, एक्चुअल नागपुरी में तो इसे बोलेंगे कि लिपि में मिसाल लेखिम कर कुछ विशेष गुण होवेला जे भाषा विज्ञान कर नजर से नियम मनक खेजा में प्रयोग में आवेला, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए खेजा में तहत, अगर खेजा में या वर्ड ये नहीं आ रहा है तो उसके तहत लिख दीजिए। आप लोग को बस बतलाया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी का यूज कीजिए, ठीक है, वो गलत नहीं है। जैसे कि इसमें क्या बोल रहे हैं, लिपि में मिसाल या फिर मिलल या फिर शामिल, ठीक है, लेखिम कर कुछो विशेष गुण होवेला जे भाषा विज्ञान कर नजर से नियम मनक खेजा में या तो खेजा में या नियम मनक तहत प्रयोग में आवेला। या तो खेजा में भी लिख सकते हैं या तो तहत का भी उपयोग यहां पर हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए अगला। लेखिम एक लेख का भी हो सकता है अथवा उसके अंतर्गत एकाधिक लेख हो सकते हैं जो
परिपूरक हो सकते हैं, थोड़ा टफ वर्ड है, जैसे परिपूरक हो सकते हैं, और वे सभी एक ही मूल्य के होते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ हिंदी है। देखिए, अब लेखिम एक लेख कर भी हो सकेला, या अथवा का मतलब या ओकर अंतर्गत एकाध लेख हो सके ना। यहां पर देखिए लेख हो सकते हैं लिखा हुआ है अगर लिखे हैं तो सके ना होगा, अगर सिर्फ है रहता तो सकेला रहता। देख रहे हैं अंतर, देख रहे हैं अंतर, देख रहे हैं कैसे क्या जा रहा है। अगर इज्जत किसी को दे रहे हैं तो उसमें सके ना, होना ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एकाधिक लेख हो सकते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, एकाध लेख हो सके ना जे परिपूरक हो सके ना और उमन सब एके मूल्य के होवे ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब जैसे कि परिपूरक, परिपूरक को हम लोग डायरेक्ट यहीं पर लिख दिए हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि पूरा पूरी हो सके ना, पूरा पूरी होता अगर नगपुरिया में बोलते तो, लेकिन परिपूरक जो वर्ड है उसको एज इट इज आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लेख जो किसी विशिष्ट लेखिम के विभेद होते हैं उन्हें उपलेख या उपवर्ण कहते हैं, जैसे ए और ये वाला ए, तो उसको नागपुरिया में कैसे लिखें, उ लेख जे कोनो विशेष लेखिम कर विभेद हुए ना, विभेद के जगह पे यहां पर रूप होवे ना भी लिख सकते थे, लेकिन विभेद को एज इट इज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर रूप भी लिख सकते हैं, रूप होवे ना ओके उपलेख या उपवर्ण कहना, जैसे ए और ए। समझ रहे हैं आप लोग, इसको देखते जाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आगे है फिर, सैद्धांतिक दृष्टि से एक लेखिम एक समूह अथवा परिवार जैसा होता है और किसी लेख अथवा उपलेख से बड़ा होता है। इसको कैसे लिखेंगे, सैद्धांतिक नजर से, दृष्टि नजर से लेखिम एक समूह या परिवार लखे, या तो परिवार लखे लिखिएगा या फिर परिवार जैसन होवेला, और कोनो यहां पर देखिए इसीलिए हम इस तरह से ऑब्लिक दे दिया करते हैं, या तो इसको यूज कर सकते हैं आप या तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, परिवार लखे होवेला और कोनो लेखैया लेखवैया, ठीक है, उपलेख से बड़ होवेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेखिमों का काम भाषा की ध्वनियों का लिखित प्रतिनिधित्व करना होता है। क्या बोले जाएंगे इसको, कैसे बोलेंगे नागपुरी में, लेखिम मन कर काम भाखा मन कर ध्वनि मन कर लिखित प्रतिनिधित्व करेक्ट होवेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा लिखा जा रहा है उसको एज इट इज लिखना है। वह वस्तुतः स्वनिम का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वर्ण अथवा वर्णों का सेट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, उ असल मतलब कि वस्तुतः को असल में अपने ही कर प्रतिनिधित्व, स्वनिम मतलब कि अपने आप का, तो अपने ही कर प्रतिनिधित्व करे वाला कोनो वर्ण को कैसे लिखे, वरण या वरण मन कर सेट होवेला। इस तरह से किया जाता है। अब आगे है, अपने दृश्य रूप में वह एक प्रकार्य मूलक, प्रकार्य मतलब फंक्शनल, कार्यात्मक, ठीक है, प्रकार्य मूलक इकाई है। तो जो थोड़ा सा टफ वर्ड इसीलिए दिए हैं कि आप लोग को थोड़ा सा मतलब कि लगे कि भाई इसको एज इट इज कैसे लिखा जाए, ये सोच के आपको ये दिया गया है। तो आपन नजर में वो कार्यात्मक को कैसे लिए, कार्यात्मक या फिर प्रकार्य मूलक। ठीक है, प्रकारज, यहां पर कार्य होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इकाई है। ठीक है, तो ये है आपका जो होमवर्क दिया गया था उसका हिंदी में अनुवाद, और ये आपको ना देवनागरी भाषा का उद्भव विकास से भी संबंधित है, इसीलिए इसको आपको दिया गया है ताकि कल जाके आपको अगर मेंस में कुछ आंसर राइटिंग करना पड़े तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग लिख सकते हैं भाषा साहित्य या फिर लिपि का विकास में। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है, आप लोगों की तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।